हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, हम रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन कर रहे थे और हमने इससे पहले 4 क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस के कंप्लीट किए और ये आज का हमारा रेशियो एनालिसिस का 5वां क्वेश्चन है। और हमने एक क्वेश्चन पेपर भी यूनिवर्सिटी का कंप्लीट किया है, तो जाके उसको पहले वॉच कीजिए। और आज का ये 5वां क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट में क्या डेटा दे रखा है। देखो, बैलेंस शीट में आपको ममता लिमिटेड की 31/3/2020 की बैलेंस शीट दे रखी है, जिसमें आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है और डिबेंचर है 5 लाख। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपके पास स्टाफ प्रोविडेंट फंड है और वर्कमैन सेविंग अकाउंट्स है। फिर ट्रेड पेएबल, जिसके अंदर क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल है आपके पास। अदर करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट है। और आपके पास फिक्स असेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, जो कि ये अपनी फिक्टिशियस एसेट्स का पार्ट है। ठीक है, ये अपनी फिक्टिशियस एसेट्स का पार्ट हो गया। और आगे इन्वेस्टमेंट दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल दे रखा है और कैश एंड बैंक दे रखा है। तो देखो, सबसे पहले तो आप एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट में डेटा दे रखा है उसको पहले अच्छे से देख लो, फिर जाके एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो। ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑफ सेल्स, ठीक है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट का आपको डायरेक्टली आंसर प्रोवाइड करके दे रखा है कि 30% है। नेट प्रॉफिट जो है वो 4 लाख रुपीज है, लेकिन नेट प्रॉफिट आपका कौन सा है? तो देखो, आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। ठीक है, ध्यान देना, आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। और टैक्स रेट आपके पास है 50%। आपको बोला गया है कि कैश सेल्स आर 3/7 ऑफ क्रेडिट सेल्स। और बोला गया है 1/4/2018, सॉरी इधर 18 नहीं होगा, इधर 19 होगा, 19। द स्टॉक इज वर्थ 2,50,000, यानी ये आपके लिए ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये आपके लिए ओपनिंग स्टॉक हो गया। ओके, क्योंकि आपको क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंस शीट में मिल जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट में ये जो स्टॉक है वो आपको कौन सा स्टॉक दिया रहता है? क्लोजिंग। ओके, और ओपनिंग स्टॉक आपको नीचे एडजस्टमेंट में दे के रखा। आगे आपको ये बोला गया कि कलेक्शंस आर रिसीव्ड इन 90 डेज फ्रॉम डेटर्स। इसका मीनिंग ये हो गया कि आपको डेटर्स रेशियो दे रखा है 90 डेज का। ठीक है, डेटर्स रेशियो का आपको आंसर दे रखा है कलेक्शन रिसीव फ्रॉम डेटर्स 90 डेज, मीन्स के ये डेटर्स रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो देखो, मैंने आपको आगे भी बोला है, जिस चीज का आपको आंसर दे देते हैं ना, उधर से जनरली क्वेश्चन की शुरुआत हो जाती है। तो आपको इस बार क्वेश्चन में डेटर्स रेशियो दे रखा है, तो डेटर्स रेशियो दे रखा है, तो आप सबसे पहली कैलकुलेशन करोगे डेटर्स रेशियो की, जिसमें क्या फॉर्मूला है? तो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्या होता है? तो क्रेडिट सेल्स इनटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज। ओके, ये इसकी फॉर्मूला है। अभी देखो, आपके पास डेटर्स रेशियो का आंसर तो है 90 डेज। डेटर्स और बिल रिसीवेबल आपके पास कितना अवेलेबल है? तो वो आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा। देखो, ये आपके पास डेटर्स हो गया, ये आपके पास बिल रिसीवेबल हो गया। ठीक है, तो 3 लाख और 50,000, 3 लैक्स और प्लस 50,000। अब मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वर्किंग डेज। नंबर ऑफ वर्किंग डेज भी आपको क्वेश्चन में दे रखे होते हैं हमेशा। देखो, ये रहा 360। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर 360 दे रखा है, तो आप 360 इधर लिख दो। अब क्रेडिट सेल्स नहीं दिया, क्रेडिट सेल्स आप फाइन कर सकते हो। तो देखो, क्रेडिट सेल्स कितना आ सकता है? तो इन दोनों का आप टोटल करते हो तो 3,50,000 डिवाइड बाय
ये 90 डिवाइड में ला दो, तो इधर 90 डिवाइड करके इंटू 360 करेंगे, यानी 3,50,000 डिवाइड बाई 90 इंटू 360। तो आपका जो आंसर है वो आने वाला है 14 लैक्स। ठीक है, यानी क्रेडिट सेल्स जो है वो 14 लैक्स हो गया। ओके, ये तो सिर्फ आपको क्रेडिट सेल्स मिला। अभी आपको इसमें टोटल सेल्स निकालना है, तो आपको देखो एक सेंटेंस दे रखा है बीच में, एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ो। क्या दे रखा है? कैश सेल्स आर 3/7 ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्या लिखा है आपको कि कैश सेल्स आर 3/7 ऑफ क्रेडिट सेल्स। अब देखो, जब भी आपको ऐसे देते थे, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि जो ऑफ के बाद जो लिखा होता है ना, ऑफ या तो ऑन के बाद जो लिखा होता है ना, वो हमेशा डिवाइड में होता है। वो हमेशा क्या होता है? डिवाइड में होता है। तो आपको क्या दे रखा है? 3/7। ठीक है, तो ये जो 3/7 जो 7 जो है ना, वो आपका कौन सा सेल्स है? क्रेडिट सेल्स। ओके, ये आपका क्रेडिट सेल्स है, क्योंकि ऑफ के साथ दे रखा है ना, तो ऑफ के साथ जो दे रखा है या ऑन के साथ जो दे देते हैं वो आपको डिवाइड में होता है। तो 7 ऑफ, ठीक है, तो 7 जो है वो आपका क्रेडिट सेल्स हो गया। और ये जो कैश सेल्स है वो हमेशा आपका जो न्यूमरेटर है वो होता है। ठीक है, ये जो है वो आपका कैश सेल्स हो गया। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको इसमें ये देखना है कि टोटल सेल्स क्या होगा। ठीक है, तो देखो कैश और क्रेडिट, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, अगर इन दोनों को मैं टोटल कर दूं, जैसे कैश सेल्स है मेरे पास 3, क्रेडिट सेल्स है मेरे पास 7, तो टोटल मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? 10 आ रहा है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि देखो आपके पास क्रेडिट सेल्स की अमाउंट कितनी है। ये जो क्रेडिट सेल्स है ना, वो अमाउंट में कितना है? अमाउंट में आपके पास क्रेडिट सेल्स है 14 लैक्स। ठीक है, आपके पास क्रेडिट सेल्स की जो अमाउंट है वो कितनी है? 14 लैक्स। ओके, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि अगर जब आपका 7 की अमाउंट का क्रेडिट सेल्स में टोटल में 10 हो गया, ठीक है, तो आपके पास जब 14 लाख का क्रेडिट सेल्स हो, तो आपका अमाउंट वाइज टोटल सेल्स क्या आ सकता है? ठीक है, मिल जाएगा। तो 14 लैक्स डिवाइड बाय 7 इंटू 10 करोगे तो आपको टोटल 20 लैक्स का टोटल सेल्स मिलेगा। ओके, आप कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, मेरे ख्याल से ये आपको इजी रहेगा कि कैश सेल्स आर 3/7 ऑफ क्रेडिट सेल। तो जो ऑफ ऑन के साथ जो होता है वो हमेशा डिवाइड में होता है। तो क्रेडिट सेल्स आपको जो दे रखा है वो 7 है, कैश सेल्स जो आपको दे रखा है वो 3 है। तो 7 प्लस 3 करते हो तो कैश प्लस क्रेडिट कितना हो जाता है? 10। तो आपको 10 मिल गया टोटल सेल्स। तो अगर 7 का क्रेडिट सेल्स जब टोटल में 10 हो जाता है, तो अगर 14 लाख का क्रेडिट सेल्स है तो टोटल सेल्स कितना हो सकता है? 20 लैक्स। कंप्लीट। तो ये आपका फुल आंसर आ गया टोटल सेल्स का। कंप्लीट। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है तो सब फाइंड आउट कर सकते हो आप। अब देखो, आपको बोला गया है कि नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना। अब देखो, मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था, कि आप हमेशा वो फॉर्मेट बना दो। ठीक है, तो आपको बहुत काम आने वाला है। जैसे कि सेल्स, तो आपका सेल्स कितना आया था इस बार क्वेश्चन में? 20 लैक्स आया था। फिर मैंने आपको बोला था इसमें से COGS आप लेस कर दो। ओके, तो आपको मिल जाता है GP, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दो। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट मिलता है? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
ओके, फिर उसमें से आप इंटरेस्ट लेस करते हो तो आपको नेट प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ये नेट प्रॉफिट कौन सा मिलता है, तो बिफोर टैक्स मिलता है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपने माइनस कर दिया, फिर आप उसमें से टैक्स लेस करते हो तो आपको एक नेट प्रॉफिट मिलता है जो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। कंप्लीट। तो इस हिसाब से पहले आप फॉर्मेट बना दो, जो कि बहुत काम आ रहा है। आपने देखा होगा मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए वो सभी के सभी क्वेश्चन इसी हिसाब से सॉल्व करवाए, क्योंकि आपको ये फॉर्मेट एक बार अच्छे से याद रह जाता है तो इसमें आप हर चीज को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ओके, चलिए तो अब इसमें हम डेटा फिलअप कर देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको इसमें फिलअप करते जाओ। चलिए तो देखो, आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। ठीक है, आप फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट है, 30%। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको 30% दे दिया, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स का कितना परसेंट है, 30%, ऐसा आपको बोल दिया, तो आपके पास सेल्स तो आ गया, कितना आया, 20 लैक्स। 20 लैक्स का 30% करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा 6 लैक्स। ओके, यानी आपका जो जीपी है ना वो 6 लैक्स है। तो अगर जीपी 6 लैक्स है तो ये सीओजीएस का डिफरेंस कितना हो सकता है, बताओ। ये जो बीच में डिफरेंस है वो कितना हो सकता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो सकता है, तो ये 14 लैक्स हो गया। ठीक है, तो आपका सीओजीएस भी 14 लैक्स आ गया। अभी देखो, आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं दिया होगा, नेट प्रॉफिट भी। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में क्या है, देखो सेकेंड इंफॉर्मेशन रीड करो। आपको बोला है 4 लाख का नेट प्रॉफिट है, लेकिन आफ्टर इंटरेस्ट है, ध्यान देना, आफ्टर इंटरेस्ट है लेकिन बिफोर टैक्स। ठीक है, आफ्टर इंटरेस्ट है लेकिन बिफोर टैक्स 4 लाख दे रखा है, यानी कि कहां पर लिखोगे, तो आफ्टर इंटरेस्ट, यानी ये इंटरेस्ट के बाद, ये इंटरेस्ट के बाद लेकिन बिफोर टैक्स बोला है ना उसने, तो 4 लाख आप यहां पर लिखोगे। ठीक है, आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, जब भी आपको क्वेश्चन में बोले कि आफ्टर इंटरेस्ट लेकिन बिफोर टैक्स, तो यहां पर आप अमाउंट लिखोगे। ठीक है, और ये जो अमाउंट है वो बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स है, दोनों बिफोर बिफोर है। इसमें बिफोर इंटरेस्ट और आफ्टर टैक्स, सॉरी, आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, उल्टा बोल के। तो यहां पर आपका 50% टैक्स दे रखा है, तो आप 4 लैक्स का 50% कर दो तो 2 लैक्स हो गया, और ये आंसर आ गया 2 लैक्स। ओके, अब इंटरेस्ट की अमाउंट भी आप फाइंड कर सकते हो, आप इंटरेस्ट की अमाउंट भी फाइंड कर सकते हो। इंटरेस्ट के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कहीं पर डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन ऐसा कुछ होगा कि नहीं, वो देखो पहले। तो देखो आपके पास इधर डिबेंचर है 10% के, तो डिबेंचर है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो होगा। 5 लैक्स के ऊपर अगर आप 10% इंटरेस्ट पे करो तो 50,000 तो आपका इंटरेस्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट है वो आप इधर लिख दोगे, और तो कोई लोन थी नहीं तो आप इधर अमाउंट लिख दो 50,000। ओके, तो आप इधर से अगर आप ऊपर की साइड जाते हो तो इधर क्या अमाउंट आना चाहिए, 4,50,000 आना चाहिए, तभी तो जाके ये 50,000 लेस करोगे तो 4 लाख बनना चाहिए। ठीक है, आप नीचे 4 लाख अमाउंट है, 4 लाख में अगर आप 50,000 ऐड करते हो तो ऊपर 450 आएगा, और ये 450 और 6 लैक्स का जो डिफरेंस है, ठीक है, इधर जो डिफरेंस है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1,50,000। ठीक है, तो ये एक ऐसा कैलकुलेशन है जो आप सीधा सिंपल याद रख लो और हर क्वेश्चन में काम आएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ये तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में काम आता ही। तो बस इतना याद रख लो। अब देखो क्वेश्चन में जो भी रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया नेट प्रॉफिट रेशियो, तो आपको पता है नेट प्रॉफिट और कौन सा होता है इधर, आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स होता है, डिवाइड बाय सेल्स
इंटू 100। अब देखो आपके पास सेल्स कितना आया था, तो सबको पता है, हमने अभी निकाल लिया कि 20 लैक्स का सेल्स था, ठीक है। और जो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाला वो भी जस्ट हमने अभी फाइंड आउट किया था, ये रहा लास्ट में 2 लैक्स। तो ये जो है वो 2 लैक्स रख दो और 20 लैक्स का सेल्स हो गया। तो आप डिवाइड करोगे तो क्या परसेंटेज बनते हैं, 10%। चलो सेकेंड क्वेश्चन में पूछा था आपको ऑपरेटिंग रेशियो। ओके, ऑपरेटिंग रेशियो क्या फॉर्मूला है, तो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अब देखो COGS ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये सब कुछ आपको इसी टेबल से मिल जाएगा बहुत अच्छे से। तो देखो COGS आपको मिल रहा है इधर 14 लैक्स, ठीक है। COGS आपको इधर मिल जाएगा 14 लैक्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल जाएगा 1,50,000, ठीक है। तो 14 लैक्स प्लस 1,50,000, 14 लैक्स प्लस 1,50,000 डिवाइड बाय सेल्स कितना आ गया, तो 20 लैक्स, ओके। और इनटू 100 कर दो तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा 15,50,000 डिवाइड बाय 20 लैक्स इनटू 100। तो 77.5% आपका आंसर आ, ओके। चलिए, तो इसके बाद कौन सा रेशियो फाइंड करना है वो देख लेते हैं। देखो कौन सा रेशियो फाइंड करना है, कि हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो हो गया, स्टॉक रेशियो। स्टॉक रेशियो का मीनिंग हो जाता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है। सिंपल है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला है, तो COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ओके, इसमें कोई 100 नहीं होता, ठीक है, बस COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब देखो COGS तो जस्ट अभी आपने ऊपर लिखा था 14 लैक्स, ठीक है। और एवरेज स्टॉक आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो चलो एवरेज स्टॉक फाइंड कर लेते। एवरेज स्टॉक का मीनिंग होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ये दोनों आपको कहां से मिलेंगे, तो क्वेश्चन के अंदर डेटा अवेलेबल होगा। देखो हमने इधर नोट डाउन भी किया है कि ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था। देखो ये रहा, आपको इधर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 2,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था यहाँ पर, ये रहा 1,50,000, ठीक है। तो 250 प्लस 150, ठीक है, 250 प्लस 150 डिवाइड बाय 2, 250 प्लस 150 डिवाइड बाय 2, तो आपको आंसर मिलता है 2 लैक्स। और इधर आप 2 लैक्स को रख के डिवाइड करो तो आपको आंसर मिलता है फाइनली 7 टाइम्स। हो गया कंप्लीट। चलिए, तो आगे फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फोर्थ पॉइंट में क्या पूछा है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना भी। देखो रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये देखो ये जो पॉइंट है ना, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तो मोस्टली क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला बड़ी अच्छे से याद रखो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए, तो ये इसकी फॉर्मूला लिख देते हैं, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फॉर्मूला क्या है, तो देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स होता है, कौन सा होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स होता है, डिवाइड बाय क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब 100 होगा तो यस बिल्कुल, बिकॉज आपको रेट निकालना, और रेट हमेशा हम 100 में ही रखते हैं ना, परसेंटेज में ही तो होते हैं।
तो आप इधर परसेंटेज कर दो। अब देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हमने पहले से वो टेबल में सब कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 4,50,000। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये अमाउंट तो मिल गई 4,50,000। अब बची बात ये है कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या कवर्ड होता है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। इधर लिख देते हैं 4,50,000 और इंटू 100 करेंगे, लेकिन देखो आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या कवर होता है वो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में भी समझाया हुआ है, आप अच्छे से उधर जाके देख लो। कैपिटल एम्प्लॉयड में होता है इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक है, पहले इन दोनों को कवर कर लो, फिर रिजर्व एंड सरप्लस ले लो, फिर लॉन्ग टर्म लोन। अब लॉन्ग टर्म लोन में सब आ गया, डिबेंचर हो तो वो भी लॉन्ग टर्म लोन का ही पार्ट है। ठीक है, डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म लोन का ही पार्ट है, वो भी अंदर कवर हो जाता है। लॉन्ग टर्म लोन या ऑब्लिक करके आप डिबेंचर भी लिख सकते हो। चलिए, और फिर माइनस करना है फिक्टिटियस असेट्स। तो अगर आपके पास इतनी डिटेल्स है तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड आराम से निकाल सकते। चलिए, तो इतनी डिटेल्स हम बैलेंस शीट में से फाइंड करते हैं कि मिल जाए तो आप इधर लिख दो। चलिए देखो, आपके पास यहाँ पर इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, लॉन्ग टर्म लोन है। ठीक है, इतना तो मिल ही गया आपको। ठीक है, तो टोटल कर लो 15 लैक्स प्लस 5 लैक्स प्लस 550 प्लस 5 लैक्स। और आपके पास फिक्टिटियस एसेट्स है, तो यस हमने इधर फिक्टिटियस एसेट लिखी है। देखो ये रही फिक्टिटियस एसेट, कितनी है 50,000। तो ये लेस कर दो, आपको मिल जाएगा 30 लैक्स। ओके, और यही 30 लैक्स आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाती है। यही 30 लैक्स आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाती है। तो चलिए इधर लिख देते हैं, पहला डिटेल्स कौन सा था, इक्विटी शेयर कैपिटल का 15 लैक्स अमाउंट था। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास 5 लैक्स थी, रिजर्व सरप्लस आपके पास 5,50,000 था। ठीक है, लॉन्ग टर्म डिबेंचर जो थे या तो लोन थी वो आपके पास मिलके 5 लैक्स थी, और फिक्टिटियस एसेट 50,000 था, वो माइनस कर दो तो आपको 30 लैक्स की कैपिटल एम्प्लॉयड मिलती है। और ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है 30 लैक्स, वो आप इधर डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आ रहा है देखो, 15% आपका आंसर आ रहा है। कंप्लीट हो गया 15% आंसर, सिंपल है। और फिफ्थ पॉइंट, अब देखो आगे कौन सा रेशियो फाइंड करना है। देखो आगे रेशियो फाइंड करना है प्रोप्राइटरी रेशियो। ओके, और फिर करंट रेशियो फाइंड करना, और फिर अर्निंग पर शेयर फाइंड करना। ठीक है, तो पहले प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड कर लेते हैं। ओके, चलिए क्या फॉर्मूला होती है प्रोप्राइटरी रेशियो की, वो पहले माइंड में याद कर लो। तो देखो इसकी फॉर्मूला होती है ओनर्स फंड डिवाइड बाय टोटल रियल असेट्स, या तो आप टोटल फंड भी बोल सकते हो। देखो जरूरी नहीं है, वर्डिंग चेंज होती रहती है, लेकिन फॉर्मूला का मीनिंग एक ही है। आप इधर इंटू 100 करो या ना करो, दोनों वैलिड है। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि अगर आप इंटू 100 करते हो तो आप परसेंटेज में लिखोगे ये सब फॉर्मूला में, और 100 नहीं करते हो तो आप रेश टू 1 में लिखोगे। अब आपको इधर ओनर्स फंड में क्या कवर होता है वो पता होना चाहिए। ओके, और टोटल रियल एसेट्स कैसे निकलती है वो। तो देखो ओनर्स फंड में सिर्फ ओनर्स वर्ड लिखा है ना, ओनर्स,
तो आप सिर्फ ओनर्स को ही रिलेटेड करोगे, जैसे कि लाइक देखो ओनर्स कौन होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं, ठीक है, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं। तो कैपिटल तो दोनों ले लोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल। रिजर्व सरप्लस भी ओनर्स फंड का पार्ट होता है, और लॉन्ग टर्म लोन जो है ना वो ओनर्स फंड का पार्ट नहीं होता। लॉन्ग टर्म लोन जो होता है वो ओनर्स फंड का पार्ट नहीं होता। अब फिक्टिटियस एसेट तो लेस होगी, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही समझाया था कि जब भी रिजर्व सरप्लस कहीं ना कहीं ऐड होता है तो फिक्टिटियस एसेट लेस होती है, ठीक है। रिजर्व सरप्लस ऐड हुआ, दैट मीन्स के फिक्टिटियस एसेट लेस करना है। तो आपको ओनर्स फंड में क्या क्या कवर करना है, ठीक है। तो देखो ओनर्स फंड, तो देखो ओनर्स फंड में आप इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिटियस एसेट्स, ठीक है, आप ये सब कवर करोगे। तो 15 लैक्स प्लस 5 लैक्स प्लस 5 लैख 50,000 और माइनस 50,000 करते हो तो आपको 25 लैक्स मिल जाते। अब आप इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि 30 लैक्स जो है ना, ये 30 लैक्स में से आप 5 लैक्स सिर्फ लोन जो है ना, लोन या तो डिबेंचर, वो माइनस कर दो तो भी आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे ये पूरा शो करना था कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए। तो ये मैंने इधर कैलकुलेशन कर ली है, तो ये आपका हो गया इधर 25 लैक्स। अब टोटल रियल असेट्स में क्या होती है, आपकी बैलेंस शीट की जो टोटल होती है ना वही कंसीडर कर लो, ठीक है। टोटल रियल असेट्स में क्या करना है, देखो आपको टोटल रियल असेट्स निकालनी है ना, उसमें आपको क्या करना है, टोटल ऑफ बैलेंस शीट माइनस फिक्टिटियस असेट्स ले लो। यानी आपकी बैलेंस शीट का टोटल ले लो और उसमें से फिक्टिटियस एसेट लेस कर दो, सीधा बैलेंस शीट का टोटल आपके पास, ठीक है। क्योंकि टोटल रियल एसेट्स बोलिए तो आपके पास जो बैलेंस शीट का टोटल है वही आपकी एसेट्स हो गई। बैलेंस शीट का टोटल क्या है, 33,50,000, उसमें से आप फिक्टिटियस एसेट 50,000 जो है वो आप लेस कर दो, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा 33 लैक्स। तो चलिए वो भी लिख देते इधर, 33,50,000 में से आप 50,000 लेस कर दो तो आपको टोटल रियल एसेट्स मिल जाएगी, ओके। और बस वो तो टोटल रियल एसेट्स आप इधर लिखोगे, कितना आ रहा है टोटल रियल एसेट, 33 लैक्स। तो आप डिवाइड करो 25 लैक्स डिवाइड बाई 33 लैक्स, तो आपका आंसर जो आ रहा है 0.7575, ओके। आप रेश टू 1 भी लिख सकते हो, या तो अगर आपने परसेंटेज में लिखना है, आपने इंटू 100 किया है, तो आप इसको 75.76% भी लिख सकते हो। मैं इधर लिख देता हूँ इफ इंटू 100, ओके। आप दोनों में लिख सकते हो, रेश टू में भी लिख सकते हो या तो फिर परसेंटेज में भी लिख सकते हो, दोनों वैलिड है। अब उसके बाद आपको कौन सा रेशियो फाइंड करना था, तो उसके बाद आपको फाइंड करना था करंट रेशियो, ओके। करंट रेशियो, करंट रेशियो में क्या होता है, तो करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब आपके पास करंट असेट्स कितनी है, आपके पास करंट असेट्स कितनी है वो आप एक बार फाइंड करोगे, ओके। तो करंट असेट्स के लिए आप बैलेंस शीट में देखोगे, बैलेंस शीट में आपके पास टोटल करंट असेट्स कितनी है, देखो। तो बैलेंस शीट में आपके पास करंट असेट्स है, देखो ये रही। तो करंट असेट्स का आप टोटल कर लो, इतने का आप टोटल करोगे तो कितना आंसर आ रहा है, देखो 1 लैक्स प्लस 1,50,000 प्लस 3 लैक्स प्लस 50,000 प्लस 1,50,000, आपका टोटल करंट असेट्स का आंसर आ रहा है 7,50,000।
और करंट लायबिलिटीज आप देखो यहाँ पर है, करंट लायबिलिटीज कितनी है टोटल कर लो करंट लायबिलिटीज का, तो 1,50,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000, आपका आंसर आना चाहिए 2,30,000। तो आप इन दोनों को डिवाइड कर लोगे, 7,50,000 डिवाइड बाई 2,30,000। ओके, तो 7,50,000 डिवाइड बाई 2,30,000, चलिए तो इधर लिख देते हैं 7,50,000 डिवाइड बाई 2,30,000। आप डिवाइड करो तो आंसर आपका कितना आ रहा है, तो 3.26 रेज टू 1। ओके, 3.26 रेज टू 1। और फिर आप 7 नंबर के पॉइंट पे क्या फाइंड कर रहे हो, अर्निंग पर शेयर, जिसको हम ईपीएस बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, ध्यान रखना अर्निंग पर शेयर हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर का निकाला जाता है, और इक्विटी शेयर होल्डर जब भी आता है तब फॉर्मूला में प्रेफरेंस डिविडेंड आप लेस करते हो। तो इधर आता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आता, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपने इधर फाइंड आउट किया है। देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये रहा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स है आपके पास 2 लाख रुपीज। ओके, तो आप 2 लाख रुपीज लिख दोगे, पहले तो लिख दो इधर 2 लाख रुपीज, और आप लेस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करोगे, तो देखो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा वो आपको इधर से मिल जाएगा। देखो प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंट के, 10% के, तो 10% पे डिविडेंड कितना हो सकता है, ठीक है, 5 लाख पे 10%, यानी आपका डिविडेंड कितना होगा 50,000। ओके, और नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, तो नंबर ऑफ शेयर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आपके पास टोटल 15 लाख की कैपिटल है, और आप देखो यहाँ पर कितने शेयर से, एक शेयर ₹100 का है, तो आपके पास 15,000 शेयर हो गए। ओके, तो आप 50,000 प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करोगे और 15,000 से आप डिवाइड करोगे। इधर 50,000 से डिवाइड 50,000 से माइनस करोगे और 15,000 से आप डिवाइड करोगे, तो देखो 1,50,000 डिवाइड बाय 15,000 आपका आंसर होगा 10। इसके आगे आप अर्निंग यानी कि रुपीस लिखोगे, क्योंकि ये आपका अर्निंग पर शेयर है, यानी एक शेयर पे कितना अर्निंग कर रही है कंपनी वो बता रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।